हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो 21st फेब शिफ्टकन के सारे क्वेश्चंस हमें अवेलेबल हो चुके हैं। देखिए जो है और जितना एग्जाम के हिसाब से हमें इम्पोर्टेंट लगेगा हम आपको बताते जाएंगे। चलिए, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी 2024 के महानिदेशक आपसे पूछे गए थे, तो राहुल रसकोत्रा जी हैं। इसके अलावा हमने आपको एक क्वेश्चन और मेंशन किया है कि आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था इन अगस्त 2024 में, तो संजीव रैना जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलो आगे। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 हो जाएगा। इसके अलावा आपके एक दो चीज़ें मैं और मेंशन करवा देती हूँ तो आपको ध्यान रहेगा, जैसे कि आपका Na2SO4 जो होता है ये है हमारा सोडियम सल्फेट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Na2CO3 ये क्या हो जाता है हमारा लोग सोडियम कार्बोनेट। ठीक, इसका यूज किसमें करते हैं हम लोग? एज अ डिटर्जेंट, कपड़े या कागज के उत्पादन में। ठीक है, चलिए देखिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सिर्फ वही कराते हैं इस समय। Na2CO3 जिसको कि हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? कांच यानी कि ग्लास और साबुन डिटर्जेंट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हम लोग का जो ये है बेकिंग सोडा, इसका हम लोग किसमें यूज करते हैं? खाना पकाने में। ठीक है, खाना पकाने, खमीर उठाने में। चलिए आगे चलते हैं। जिद्दी दाग को हटाने में भी करते हैं, दाग को हटाने में, टाइल्स ग्राउट में दाग हटाना, टाइल ग्राउट हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, एक मिनट, NaOH और लिख लो। NaOH पूछ लिया जाता है तो NaOH और लिख लो। इसका हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो यूज है आपका क्या हो जाएगा? साबुन बनाने में, घरेलू साफ सफाई में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जो आपका सिग्मोत्सव अनिवार्य रूप से कहाँ की जनता का त्योहार है जो फागुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार कौन सा राज्य मनाता है? जो आपका सिग्मोत्सव है ये आपका गोवा के द्वारा मनाया जाता है। CHSL एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चन मिला है 2021 में। ठीक है, तो वहाँ पर आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। मैं आपको ये भी मेंशन कर देती हूँ, बाय किसके द्वारा? जो गोवा के आदिवासी समुदाय हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। किस लिए? तो ये मनाते हैं इसको धान की समृद्ध और सुनहरी फसल के लिए। ठीक है, इसलिए सेलिब्रेट आपका किया जाता है। फागुन चैत्र महीने में चलता है, एक पखवाड़े तक चलता है। आगे चलते हैं। एक आपका क्वेश्चन और आया था, उसको भी ध्यान रखना है आपको। विशु कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपका पूछा जा चुका है। विशु कहाँ मनाया जाता है? विशु आपका केरल में मनाया जाता है। ये मैंने आपको करवाया भी है, GD एग्जाम में आया है 2023 में। अब लगे हाथ याद आ गया तो बता दे रहे हैं। आगे चलते हैं। एक दो त्योहार और देख लो आपका। ये गोवा का फसल उत्सव भी बुलाता है। ठीक है, इसको यहाँ पर मेंशन कर लो। ये गोवा का फसल उत्सव के रूप से भी जाना जाता है, गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, गोवा में मनाए जाने वाले एक दो त्योहार और देखना चाहेंगे आप लोग तो आपका हो जाएगा साओ। मैं एक काम करती हूँ, मैं फेस्टिवल की आपको ना लिस्ट मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, साओ जाओ हो गया आपका, ग्रेप एस्केप्ड हो गया,
शिग्मोत्सव हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 1961 से 66 के बीच भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी इम्प्लीमेंट हो गई थी 1961 से 1966 के बीच में। पंचवर्षीय योजना हम आपको पढ़ा चुके हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल है टेलीग्राम पे। क्लियर? देखो कल एक क्वेश्चन आया था आपको आत्मनिर्भरता से रिलेटेड। हमारे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपका आत्मनिर्भरता वर्ड उसमें भी इंक्लूड किया गया था। और जो शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिला, वैसे तो हमारी फोर्थ में आता है आत्मनिर्भरता, लेकिन आपको कल ऑप्शन में शिफ्ट थर्ड में नहीं मिला था फोर्थ 5 ईयर प्लान का। ठीक है, तो वहां पर या तो आपको थर्ड मिला होगा या तो आपको 5 मिला होगा। 5 में भी मेंशन है, इसलिए उसको थोड़ा सा दे के करना। हमने आपको पहले भी बोला था कि आपको भले ही आत्मनिर्भरता पर आपने थर्ड में भी पढ़ा, आपने फोर्थ में भी पढ़ा, आपने फिफ्थ में भी पढ़ा। फिफ्थ जो हमारी योजना थी गार्डगिल फॉर्मूले पे आधारित थी, वहां भी था कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। आपको फोर्थ नहीं मिला कोई बात नहीं, या तो वहां पर थर्ड दिया होगा या तो वहां पर फिफ्थ दिया होगा, तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना था, है ना। चलो 5 ईयर प्लान हम आपको बता चुके हैं पहले भी। इसके अलावा आपको पता है आपका रोलिंग प्लान 2 साल चला था। कब चला था? 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में चला था आपका रोलिंग प्लान। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। रोलिंग प्लान की जो अवधि थी 1978 से 80 थी, और ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान और 6th 5 ईयर प्लान के बीच में चला था। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिए। अब आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? देखिए मुख्य कारण इसमें आपके 2 युद्ध चल रहे थे उस समय। भारत पाक युद्ध हुआ था और भारत चीन युद्ध हुआ था, है ना। इस वजह से आपकी योजना जो है ये असफल हो पाई, ये योजना आपकी सफल नहीं रही थी। भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना की वजह से गड़बड़ हो गया, युद्ध की वजह से। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 141वें अंतर्राष्ट्रीय समिति सत्र का उद्घाटन मुंबई में किया था। ये तभी न्यूज में था तो आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। इसका जो मेन एम था ये भी लिख लो, क्योंकि आपके एम पूछ लिए जा रहे हैं। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते थे? टोटल 69 पदक जीते थे, जिसमें कि आपका 26 गोल्ड थे, 17 जो है आपके सिल्वर थे और 26 ब्रोंज थे, है ना। ये आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। पंजाब हमारा फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। सेकंड हमारा पंजाब का ही पंजाब की जो चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो फर्स्ट रहा था, और पंजाब से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेकंड रहा था। उनको टोटल मेडल मिले थे 68। क्लियर? लिखाना नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। एक आपका मौलिक अधिकार नहीं है कौन सा? पहले संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल था, फिर इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत आपका रिमूव कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है, सीजीएल में भी आया है 2022, जीडी 2025 में भी आ चुका है। इसके पहले भी आपका जीडी एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन, हमने आपको पहले बता दिया है। आगे चलते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, इसको हटाया किसके थ्रू गया ये लिख लो। 44वां संविधान, ये याद रखेगा। वैसे मैं आपको लिखा चुकी हूँ, संशोधन 1978 के द्वारा हटाया जाए। ठीक है, तो अभी कितने अपने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमने आपको कल लिखवा भी दिए थे, आर्टिकल भी मेंशन करवाए थे। कल की पीडीएफ में देख लेना, कल की पीडीएफ जो थी उसमें हमने आपको आर्टिकल भी मेंशन कर दिए थे, अधिकार भी लिखा दिए थे, सब करा दिया था। आगे चलते। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है किसमें है? आपका आर्टिकल 12 से 35 में है, और कहाँ पर है? भाग 3 में, ये भी बताया था। क्लियर? चलिए एक चीज और लिखो यहाँ पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूँ। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300
ये पूछ लिया जाएगा आपसे, कभी देख लेना आपका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 300A के तहत मौलिक अधिकार से हटाकर इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो हम आपके लिए मेंशन कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम चला जाएगा। बस ये है, समानता का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 41 to 18 में है। थोड़ा सा लिखा देती हूँ, जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम है। ये हो जाएगा आपका 19 से 22। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, पूरा पूरा नहीं लिखाऊंगी, ठीक है, कल लिखा चुकी हूँ मैं। तो ये आपका आर्टिकल 23 से 24 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका धार्मिक स्वतंत्रता वाला है। आप लोग के जीडी एग्जाम्स फिनिश होने वाले हैं, हमने आपसे टेलीग्राम पे वोट करने के लिए बोला है। देखिए कम से कम 20-30-40 बच्चे तो ऐसे आओ ना जो आगे हमें क्लास कराने में थोड़ा सा मजा आए। क्या मतलब है, दो चीजें करा सकते हैं बच्चे। देखो, एक तो आपका एसएससी कैलेंडर लॉन्च होने वाला है ना, तो एसएससी कैलेंडर के हिसाब से पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई मैं आपसे वो शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं लिख रही हूँ, आप वीडियो स्किप मत करें। देखिए एसएससी कैलेंडर के थ्रू हम लोग जा सकते हैं, जैसे कि आपने देखा जीडी एग्जाम है आपका, आपका सीएचएसएल का भी क्वेश्चन आ रहा है, एमटीएस का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है हमें एसएससी कैलेंडर के थ्रू जिस चीज के एग्जाम आपके पहले पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका अगर एसएससी का सीजीएल पढ़ रहा है, ठीक है, तो सीजीएल के सारे पेपर कर लेते हैं। फिर आपका एमटीएस पढ़ रहा है तो एमटीएस के सारे पेपर कर लेते हैं। फिर सीएचएसएल, ऐसे होगा क्या आपका पर डे कम से कम 40 से 50 जी के क्वेश्चन तैयार होगा। उन क्वेश्चन में अगर मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी तो मैं आपको, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको उसके बारे में और ज्यादा बताऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, फैक्ट्स बताऊंगी। तो ऐसे करके आपको 40 क्वेश्चन एक दिन में अगर मैं कराऊंगी तो उसमें आप ये मान लीजिए आपके उसके डबल ट्रिपल तैयार होंगे, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे एक दिन में। तो पहला तो मेरा मतलब दिल ये कर रहा है कि मैं आपको कि अभी से कराना शुरू करूं तो ये सारे पेपर आपके कवर कर दूं। आपका सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सारे के सारे पेपर जब तक आपका एसएससी कैलेंडर आएगा मेरे हिसाब से आपके कम से कम 2000 से 2500 क्वेश्चन सिंपल से तैयार होंगे जो एग्जाम में आए। प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तो मैं, आपने देख लिया मैं कैसे पढ़ाती हूँ, देखिए मैं इसी तरह से पढ़ाती हूँ, मेरा मेथड यही है। 360 डेज की सीरीज का भी मेरा मन है, वहां पर मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रही थी। पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रही थी, 5-5 क्वेश्चन ही करवा रही थी, और वो मिक्स क्वेश्चन मैं उठा रही थी, ठीक है। तो मैं वहां पर भी पढ़ा रही थी, लेकिन जो अभी मेरा मन है 80% वो मेरा इसका मन है कि मैं आपको अभी से कराना शुरू करूँ। जिन बच्चों का हो गया है कोई बात नहीं, बढ़िया है, उनके लिए मैं खुश हूँ, आपको भी होना चाहिए। जिन बच्चों का नहीं हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि अगर वो अभी से थोड़ा थोड़ा सा तैयारी करेंगे तो उनको एग्जाम आते आते बहुत ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आप देख ही रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सीजीएल में सीएचएसएल का पूछ रहे हैं, जीडी में एमटीएस का भी पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपको जीएस तो सारे ही पेपर्स का पढ़ना है, चाहे वो सीजीएल के पेपर में आया हो। तो पहले जब से एग्जाम हुए स्टार्टिंग से पेपर उठाएंगे, एकदम 2009, 2010, 2011 से लेके 2024-25 तक हम लोग लेके आएंगे, पूरा अप टू 2025 तक सारे पेपर करेंगे। फैक्ट क्या है, हम आपको केवल जीएस करवाएंगे। जीएस में हम आपको ऐसे ही बताएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, किस एग्जाम में आया, विथ फैक्ट्स बताएंगे, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम आपको जिस शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन करवाएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है, उसको हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे, और आपको क्या करना है, उसके अदर सेक्शन को सॉल्व करना है, अदर सेक्शन, और गिवन टाइम में सॉल्व करना है एज अ मॉक टेस्ट। क्लियर। जीएस का केवल हम अपना ले रहे हैं, रीजनिंग का भी अभी हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास एसबीआई एग्जाम लगा हुआ है, आईबीपीएस भी लगा हुआ है, आरआरबी भी लगा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा बैंक को रीजनिंग का टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वाला सही लग रहा है तो मैंने आपको वोट करने को बोला है टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज उसको वोट करें। सीक्वेंस हम अपना हैंडल कर लेंगे, हम एसएससी कैलेंडर के हिसाब से आपका जो एग्जाम पहले पड़ेगा उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना शुरू करेंगे। इससे आपको फायदा एक रहेगा, अगर आप डेली भी बने रहते हैं ना, 10-15 मिनट हमारे चैनल पे आते हैं देखते हैं,
तो आपके लिए एकदम बल्क में चीजें तैयार करने को रही रहेगी। जो बच्चे से कि बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं ना, एग्जाम के कुछ दिन पहले एकदम वो परेशान होते हैं, आप कहाँ से पढ़ें, आपके पास प्लेलिस्ट देखने का भी टाइम नहीं मिलता। एग्जाम टाइम आपको एकदम प्लेलिस्ट मिलती है, ढूंढते हो तो वो 200-250 वीडियोस की मिलती है, तो आप सोचते हो अब हम क्या करें। तो उससे बचने के लिए देखिए, आप जा किसी भी चैनल के थ्रू सकते हैं। मैं अपने लेवल पे जैसे तैयारी करवाऊंगी, आप देख रहे हैं अभी मैं जैसा पढ़ा रही हूँ, इवन इससे अच्छा ही मैं खैर 365 डे में मैंने अच्छे से मेहनत की है। मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चन को क्रैक करना सिखाया, हर एक चीज़ जो बच्चा शायद पहले से ऐड हो उसने नोटिस किया होगा। तो इसको देख लो, अगर ये करना है तो फिर मैं इसको ये शुरू कर सकती हूँ। तो आपका जब से अप्रैल से शायद आपका फॉर्म फिल इन वगैरह है, और आते आते शायद CHSL पहले लगेगा जुलाई में। तो CHSL के शुरू करेंगे सारे GS के क्वेश्चन। उसके अलावा हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, आप मॉक टेस्ट की तरह उसके बाकी सेक्शन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो या रीजनिंग हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर करना है तो प्लीज वोट करो। कम से कम मिनिमम तो मैंने 50 बच्चों का सोचा था, बट अगर 50 नहीं हो रहा तो भाई 30 बच्चे तो करो। अगर 30 बच्चे कम होंगे तो मैं नहीं शुरू कर रही, ठीक है? क्योंकि मैं भी मेहनत करूंगी, अपना टाइम दूंगी, और आपके लिए दे रही हूँ मैं, उसके लिए आपकी कोई फीस चार्ज नहीं कर रही है ना, कुछ भी नहीं चार्ज कर रही हूँ। तो इतना तो एफर्ट आप कर सकते हैं। अगर कोई SSC वाला बच्चा है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जाके आप इसको वोट करो। अगर 30 बच्चे भी हैं, रेगुलर देखने वाले अगर हो ना, तो वोट करना। ऐसा नहीं है एक दिन आए और 8 दिन नहीं है। ऐसे बच्चे मेरे को चाहिए, कम से कम 100 बच्चों में से 30 बच्चे तो ऐसे हों जो एक्चुअल में पढ़ाई करें। आप जा किसी भी चैनल के थ्रू सकते हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे, सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे आके इंटरेस्टेड हैं, आपको क्वेश्चन सही लगते हैं, पढ़ाने का तरीका सही लगता है, मैं जो फैक्ट्स आपको बताती हूँ वो ठीक लगते हैं, तो आप वोट करना, ठीक है? आपका एग्जाम खत्म होते ही हम इसको शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम कम है। फरवरी खत्म हो गई है, अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा, और जून जुलाई में आपका CHS में पड़ जाएगा। तो इसलिए अभी से मेहनत करेंगे तो आगे जाते आप हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है? आगे देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमने आपको कल भी बताया था। आर्टिकल आपका 25 से लेकर 28 तक है। फिर आपका सांस्कृतिक वाला था, सांस्कृतिक और शैक्षिक, ये आपको PDF में मेंशन करा चुकी हूँ। अगर आज आप नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मिल जाएगा। एक आपका है संवैधानिक उपचार, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 32 से 35। आगे चलते हैं। एक आपसे मैच करने को क्वेश्चन आया था, आपका साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6 इस तरह से मिला होगा, C6H8O7। एक आपका सॉल्ट का आया है तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और ब्लीचिंग पाउडर आया है तो CaOCl2 हो जाएगा। सही है? आगे चलो, मौलिक अधिकार भाग 3 में मैंने बता दिया, ये वाला पॉइंट जरूर याद कर लेना आप लोग। ये किस नाम से कहलाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, याद रहेगा, मैं मेंशन कर देती हूँ आपको, याद रहे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। आगे चलते हैं। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार की थी। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए यही मैं बता रही, GD में है आपका, जेई का क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो इसलिए हम स्टार्टिंग पेपर से शुरू करेंगे, जितना सबसे पहले वाला पेपर होगा वहां से उठाएंगे। और आपके महाजनपद है उनकी भी राजधानी एक बार लिख लो, जैसे कि कोशाला है, कोशाला की आपकी हो जाएगी श्रावस्ती। इसके अलावा आपकी गांधार की तक्षशिला हो गई, और वज्र की लिख लो, वज्र की वैशाली हो जाएगी। और कौन सी रह रही है? एक कुरु की लिख लो, कुरु, कुरु की आपकी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, ठीक है? अगर अब आएगा तो इससे आएगा, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो तक्षशिला है इसको, और देखो इसको शिक्षा का केंद्र कहा गया, ठीक है? अगर आपसे ये पूछे शिक्षा का केंद्र किसे कहा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला, सेंटर ऑफ एजुकेशन। तमिलिसाई सौंदर्य राजन 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया? पांडुचेरी के उपराज्यपाल थी, अतिरिक्त प्रभार में उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। एक क्वेश्चन मिला है, लोसार त्योहार आपका पहले भी आ चुका है, हमने आपको बताया था किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति के द्वारा। किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। 3 दिन का त्योहार है, हमने आपको ये भी बताया था कि 3 डेज का त्योहार है, और ये बुरी आत्माओं को दूर करने के उद्देश्य से इसको नाचवा के मनाते हैं। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी ईटानगर हो जाती है। महासागर के अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्र जल द्वारा CO2 का अवशोषण।
इसको और लिख लो, आपका सीपीओ में आया है और जीडी में आया है, 2019 में भी आया है, 2025 में भी, अभी 2 बार तो कम से कम रिपीट हो ही चुका है। आगे चलते हैं। महासागर के अम्लीकरण का प्राथमिक कारण आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। होता क्या है एक्चुअल में आपका, ये आपका जो क्वेश्चन है बच्चे, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में एज इट इज आया है, ठीक है। जब CO2 समुद्री जल के द्वारा अवशोषित की जाती है तो वो पानी के साथ क्रिया करती है और उसके बाद बनाती क्या है, पानी के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल रिएक्शन करके बनाती है आपका कार्बोनिक एसिड। ये क्या करता है, पीएच को कम कर देता है, किसका, समुद्र के सी के पीएच को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका ये क्या हो जाता है, अम्ली। इसको महासागर के अम्लीकरण एक टॉपिक ही है, इसको जब आपने पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। आप देखें, हमने आपको जब 365 डे में कराया था, हमने आपको क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आंसर निकालना सिखाया था ना। जब आपकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात आएगी तो सबसे पहले बनता है किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्षता कौन करता है, आपके लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो। अंडर विच आर्टिकल राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, तो अंडर आर्टिकल 108 के तहत आपकी जो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। चलो, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात हो रही, संयुक्त बैठक में आपका दोनों सदन आ जाएंगे। जेई में आपका ये क्वेश्चन आया है 2021 में। आगे चले, चलो, एक दो आर्टिकल हैं आपके, बाद में करा देती हूँ। चलिए आगे आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और लिख लो, संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है, आपकी संयुक्त बैठक से रिलेटेड चीजें हैं, तो भारतीय संसद की जो संयुक्त बैठक को केवल 3 विधेयकों के लिए बुलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 3 विधेयकों के लिए बुलाई जाती है ये बैठक। ये आपका एग्जाम में आता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है अब, क्योंकि अब एग्जाम भी मॉडरेट हो रहे हैं ना। तो पहला तो है आपका दहेज निषेध विधेयक के तहत बुलाई जाती है, इसके लिए बुलाई जाती है। दूसरा, बैंकिंग सेवा आयोग। विधेयक। तीसरा हो जाता है आपका आतंकवाद निरोधक। विधेयक, ठीक है। इन 3 विधेयकों के लिए आपकी संयुक्त सत्र की बैठक को बुलाया जाता है। आगे चलो, डोमार सिंह कुंवर जो है वो किस राज्य से संबंधित है, आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है ये। इसके अलावा इनको पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। चलिए, बालकृष्ण बुआ, इनका पूरा नाम है बच्चे बालकृष्ण बुआईचल करंजीकर, ठीक है। इनका घराना पूछा गया था, तो ये घराना है इनका ग्वालियर। आगे चलते हैं। किन्नौरी त्योहार किस राज्य से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है आपका। भारत के पड़ोसी देश में सबसे युवा आबादी बांग्लादेश में है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर पूछे गए थे, मनोज सिन्हा जी हैं, यानी। और जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखो, जब हमारी वस्तु ऊपर फेंकी जाती है, ऐसे लंबवत फेंकी जाती है, आपकी बॉल यहाँ से जाएगी, जाते जाते आपकी उच्चतम पॉइंट पर पहुंचेगी, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी एक कुछ सेकेंड्स के लिए 0 हो जाती है, मतलब ऊपर जाते जाते आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो घटती है ना, माइनस होती है। और स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या होती है, बढ़ती है, तो वो प्लस हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आपकी बॉल यहाँ पर नीचे आना शुरू करती है, तो आपका क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है ना। ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा होगा ना। चलिए, 20 सूत्री कार्यक्रम कब चलाया गया था, आपका जो 20 सूत्री कार्यक्रम है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया।
पांचवी पंचवर्षीय योजना का टेन्योर कितना था, 1974 से 78 था। किसके द्वारा ये कार्यक्रम आपका चलाया गया, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उस टाइम वो प्रधानमंत्री थी। उनके द्वारा चलाया गया था। पहली बार इसको कब चलाया गया, पहली बार 1982 में। फिर इसका हुआ संशोधन, संशोधन आपका कब किया गया, इन 1986 में। ठीक है, चलो देखो इस कार्यक्रम का जो टारगेट रहा था वो हमारा 20 अलग अलग चीजों को लेकर रहा था, जैसे आपका गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार था हमारा, और क्या रह गया, सिंचाई हो गई, और पेयजल हो गया, कमजोर वर्गों की सुरक्षा हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, उपभोक्ता संरक्षण हो गया, पर्यावरण हो गया, ई गवर्नेंस, इस तरह के कार्यक्रम को इसमें पूरा शामिल किया गया था, है ना। इस तरह से आपका ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इसकी जो पहली बार घोषणा की गई थी, मैं आपको यहाँ भी लिख दे रही हूँ, 20 सूत्री कार्यक्रम की जो घोषणा हुई थी वो आपकी 1975 में कर दी गई थी। फिर इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने की। पहली बार आपका 1982 में शुरू हो गया, फिर आपका 1986 में इसका संशोधन कर दिया गया। जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें लगा हमने आपको मेंशन कर दिया, अगर हमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट लगेगा हम आपको ज़रूर मेंशन कर देंगे। पीडीएफ बच्चे हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जिनका 25 तारीख को एग्जाम है वो टेंशन ना लें, हम आपको फाइनल पीडीएफ फाइनल वीडियो बना के कल प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर, चलिए आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज वोट कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। कम से कम 30 बच्चे तो रेगुलर वाले हो जाओ, कम से कम 30 बच्चे तो ऐसे निकले जिसमें कम से कम 22-23 का सिलेक्शन हो, जो बोले कि हाँ हमारा सिलेक्शन हुआ है। क्रेडिट नहीं चाहिए भैया, बस सिलेक्शन चाहिए। आपका सिलेक्शन होगा ना तो बहुत खुशी होगी हमको, इसलिए कम से कम 20-30 ऐसे बच्चे आओ रेगुलर वाले। ठीक है, चलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 2 के मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, डिस्कस कर लेते हैं। श्रुति सडोलीकर आपसे पूछा गया था कि किस घराने से संबंधित है, तो ये जयपुर अतरौली घराने से रिलेटेड है, एक शास्त्रीय गायिका है। ठीक है, शास्त्रीय गायिका है। इसके अलावा जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, 2011 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2024 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। देखिए ये आपका 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया था, 4 शहरों में हुआ था। कहाँ कहाँ पर, इसके देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर देती हूँ। जो इसकी मेजबानी थी वो आपकी की थी तमिलनाडु ने, तमिलनाडु में ये 4 जगह हुआ था आपका, चेन्नई, मदुरै, इसके अलावा आपका त्रिची एंड कोयम्बटूर, 4 जगह पर आपका ये ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ पर महाराष्ट्र आपका मतलब टॉप पोजीशन पे था। टोटल जो उसने पदक जीते थे 38 गोल्ड था, 21 सिल्वर था, इसके अलावा 39 जो है सॉरी 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 गलत हो गया, महाराष्ट्र ने 57 गोल्ड जीता था और 48 जो है सिल्वर जीता था, और 53 जो है वो आपका ब्रोंज जीता था। ठीक है, इसके साथ इतने पदकों के साथ में ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। तो टोटल इन्होंने कितने जीते थे, 158। सेकेंड पोजीशन पे जो आपका रहा था वो था तमिलनाडु, 98 पदक, टोटल 38 आपका गोल्ड था, 21 आपका सिल्वर था, और 39 जो है आपका ब्रोंज था। थर्ड पोजीशन पे आपका हरियाणा था, हरियाणा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 2024 में आया था। टोटल इन्होंने 103 पदक जीते थे, जिसमें कि आपके 35 गोल्ड थे, 22 सिल्वर थे, और 46 जो है ब्रोंज थे। सही है, चलिए आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड और कुछ चीजें अभी फिलहाल नहीं है, इतना ही है हमारे पास इन्फो में, इतना ही जरूरी है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, हमने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है, आपका जीडी में भी आया है, जीडी 2025 में भी आया है।
मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। आपका यही क्वेश्चन आया था ना, तो आपके ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त हो गए। हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग कौन है? शुंग वंश के संस्थापक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आपका जो ये क्वेश्चन था आपका स्टेनो में भी आ चुका था, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। स्टेनो 2017 में भी आ चुका था, वहां भी हमने आपको करवाया था। आगे चलते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया था। चलिए, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिलहाल के लिए तब तक इतना रखते हैं। हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? जीडी का किसने अगर पीडीएफ सॉल्व किया है? 2023 में था, क्योंकि मैंने पीडीएफ को रीड किया था इसलिए मुझे वहाँ ये क्वेश्चन याद है। हम्पी उत्सव आपका कर्नाटक में मनाया जाने वाला उत्सव है, और आपका आयोजित कब किया जाता है? हर वर्ष 3 से 5 नवंबर के बीच में। आगे चलते हैं। हम्पी जो है हमारा, ये आपका विश्व धरोहर स्थल है, एक विश्व धरोहर स्थल, याद रखना ये बात, क्वेश्चन में आपके कभी कभी दे देता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साल 2024 में बिहार में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किन दो शहरों में आयोजित हुई थी? सुपौल और पटना में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति यानी कि एनसीसी समिति आपकी कब बनी थी? इन 1998 में बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनाई गई थी आपकी। वर्ष आपसे पूछा गया था, पहले भी आपका एमटीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, 2021 में आपसे पूछा गया था कि किस गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी आपकी, तो इन 1998 अटल बिहारी सरकार के द्वारा हुई थी। ये लिख लो, जरूरी पॉइंट है। जो आपके प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो कौन थे, ये भी देख लो। ये थे आपके जो पहले एनएसए बने, वो आपके बने ब्रजेश मिश्रा जी। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में गरीब सरकार, सॉरी एक मिनट, एनसीसी का जो वो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दूं क्या? देखो, थोड़ा सा एनसीसी के बारे में देख लो, हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल, देखो हिंदी में लिख देती हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। सदस्य, एनसीसी नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, इसके जो सदस्य होते हैं वो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों में आपके पहले आ जाएंगे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, TNSA, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका रक्षा मंत्री आ जाते हैं इसमें। तीसरा सदस्य में आ जाते हैं आपके विदेश मंत्री। चतुर्थ सदस्य में आपके आ जाते हैं गृह मंत्री, ये इनके सदस्य में आते हैं बच्चे एनएसए के, ठीक है। 5 में आपका आ जाएंगे वित्त मंत्री, एनएसए की बात हो रही है, एनएसए में सदस्य। और 6 हो जाएंगे आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसका संरचनात्मक बाद में मैं फिर कभी बताऊंगी, फिलहाल के लिए इतना काफी है। सबसे गरीब राज्य 2023 में कौन है? जो ऑप्शन दिए थे वहां पर बिहार था। यह आपको इस तरह से पूछा होगा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है? तो आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विधेयक 2024 किस स्तर पर है? तो ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा आपका बोलते हैं, मतलब देखा जाता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी है आपका इसमें, दोनों ही ऑब्जर्व करते हैं इसको।
इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका जो विधेयक है वो 2024 में पारित हुआ था। इसको स्वीकृति मिली थी 8 फरवरी को। इसके अंतर्गत जल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, और नियंत्रण पाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना बनाई गई थी। याद रहेगा। चलो, यूनेस्को साइट जो है मुदियत जो है किस राज्य में है? आपका केरल में है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो आपकी आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित? आपका जो बूंदी महोत्सव है, एमटीएस एग्जाम में आया है, 2022 में पूछा गया था। बूंदी महोत्सव वहां भी आया हुआ था, तो पूछा गया था। और ये है कितना? 2 दिवसीय त्योहार, यानी कि 2 डेज के लिए मनाया जाता है। आपका राजस्थान में शुरू हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, और इससे रिलेटेड एक काम और करो, यहाँ पर लिख लो हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब तो सब कुछ ही पढ़ना है लगभग। नेक्स्ट, बच्चों का जन्म अंडों से होना, उन जीवों को क्या कहते हैं? अंड प्रजनक ओविपेसिस कहते हैं। आपको ये ऑप्शन मिला होगा। तो आगे देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा हमारा यूपी है। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है। उसके बाद आपका बिहार आता है, देन वेस्ट बंगाल आता है, देन एमपी आता है। जो आपको ऑप्शन में मिला था बच्चों, आपको बिहार मिला था, फिर पश्चिम बंगाल मिला था। तो बिहार की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। कितनी है? लगभग 103,804,637 अराउंड, ठीक है। तो आपका बिहार आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। एक क्वेश्चन आपको 60 से रिलेटेड मिला है, अभी हमें क्वेश्चन का कंफर्मेशन नहीं है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स जॉन कैनिंग थे, या आप इनको लॉर्ड कैनिंग कह सकते हैं। गवर्नर जनरल थे, उनका कार्यकाल का था 1856 से 1860। ये 1858 में पहले वायसराय बने थे। याद रहेगा। या इनको जाना जाता था एक नाम से, और विस्काउंट कैनिंग, ऑल्सो नोन एज विस्काउंट कैनिंग, इस नाम से भी आपको मिल सकते हैं ये, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया। इनके बारे में थोड़ा जान लो। जो कैनिंग थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए भाई, देख लो। इन्होंने भारत, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, आधुनिक यूनिवर्सिटीज की स्थापना की। याद रहेगा। चलो, या इनको एक नाम से और जाना जाता है, क्लेमेंसी कैनिंग। बहुत सारे इनके नाम थे, और ये आपको अलग अलग नाम से मिल सकते हैं, इसलिए मैं सारे लिखा दे रही हूँ। सेकेंड इनका काम था, इन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की। ये समझ में आ रहा है? हिंदी में लिखते हैं था, पोर्टफोलियो प्रणाली शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा आपका ये जो क्वेश्चन है, हमने आपको मेंशन किया, कहाँ आया था? चलिए एक काम और करो, इनके शासनकाल की घटनाएं और लिख लो जो जरूरी हैं। इनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। पहली चीज। दूसरी आपकी इन्होंने स्थापना की थी, वो जो अच्छी चीज थी। इसके अलावा आपका 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। इन्हीं के शासनकाल में आया था ये। इसके अलावा जो आपकी तीसरी चीज हुई, वो हुई 1858 द्वारा क्राउन को नियंत्रण का हस्तांतरण हुआ। ये याद रखना आप, क्राउन वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा आपका
ईस्ट इंडिया, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हुआ। और ये जो आपका हुआ था सी वाला पॉइंट, ये किसके द्वारा हुआ था? ये भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ था। भारत सरकार अधिनियम शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा क्राउन का नियंत्रण का हस्तांतरण हुआ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों की सूची को निर्दिष्ट करता है? भाग 4 ए है। इसके पहले ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, हम लोग को पहले भी बताया था। और किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। कब? 1975 में। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में। पहले कितने थे? 10, फिर 11वें को जोड़ा गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मूल रूप से पहले कितने थे? 10, 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। और आपका इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा 51A। और हमने आपको ये बात कई बार बता चुके हैं, जितने भी आर्टिकल हैं उनके भाग हैं, सब मैंने आपको एक PDF में प्रोवाइड कर दिया है। आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। नेक्स्ट, आपसे योजना पूछी गई थी कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना था, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना था, भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ये पॉइंट ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रखते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। इसमें आपका सामाजिक न्याय भी इंक्लूडेड था। आपका GD एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। GD 2024 की PDF किसी ने की होगी तो उसको ये क्वेश्चन मिला होगा वहां पर। आगे चलते हैं, ये आपका CGL एग्जाम में भी आया है 2023 में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अंडे से नए जीव का निर्माण, वृद्धि तथा विकास क्या कहलाता है? भ्रूण विज्ञान कहलाता है। एक क्वेश्चन आपको इससे मिला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए, या कुछ रेशियो पूछा था। अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं, लेकिन हम आपको करवा देते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, इस तरह से कुछ पूछा गया था। ये अभी मुझे क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये पूछा गया लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि लोकसभा से कम 100 मेंबर्स होने चाहिए और राज्यसभा से कितने? 50। इसके पहले आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, बट CGL में तो मुझे नहीं मिला है। इससे रिलेटेड आर्टिकल आपसे पूछा जा चुका है कि किस आर्टिकल के तहत ऐसा है, तो ये आप आर्टिकल मेंशन कर लो। NBS में आया वो पेपर है आपका। आर्टिकल 124 के तहत आपका है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संविधान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपका इसमें आ जाएगी। और आर्टिकल 124A के तहत उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। तो आपका जो रेशियो पूछा गया था, हो सकता है आपसे जो रेशियो मैं बता रही हूँ वो ये पूछा गया हो कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का रेशियो क्या होगा। इस तरह से दिया होगा, अगर लोकसभा बाय राज्यसभा तो आपका हो जाएगा 100/50, यानी कि 2:1। या अगर अपोजिट पूछा होगा, राज्यसभा का पहले होगा तो फिर 1:2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मिला था हमें CGL में, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ आपको, CGL 2022 में, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किस शर्त पर या किस आधार पर हटाया जा सकता है? हटाने का आधार पूछा था। और उस पेपर में आपको जो ऑप्शन मिला था वो यहाँ पर मिला था कि दुर्व्यवहार या अक्षमता के तौर पर। तो इसको मेंशन कर लो, आपको CGL 2022 में यही मिला था और ऑप्शन में भी आपको यही मिला था। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ आपको। तो ये आया था, अगर रेशियो आया होगा तो आपका ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और मिला था कि संसदीय समिति का सदस्य, अब ये संसदीय जो समितियां थी, ये 24 समितियां बनी थी, इसमें इंक्लूडेड नहीं है कि किस समिति का अध्यक्ष पूछा था। टोटल 24 समितियां हैं अपनी। अब अलग अलग तो नहीं दिया है कि किस समिति के अकॉर्डिंग पूछा है। अब
ये एक थोड़ा सा वेरीफाई करना, अगर किसी ने एग्जाम दिया है। फिलहाल के लिए ऑप्शन में जो पता चला वो नितिन गडकरी है। अगर ये दिया होगा तो आपको संसदीय समिति का एक टाइप मेंशन किया गया होगा। ठीक है, चलिए तो इस शिफ्ट को हम यहाँ खत्म करते हैं। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेके जल्दी ही मिलेंगे आपसे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज 21 Feb है, इसका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस मिले हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस में कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ। जिसमें नहीं लगेगा हम आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपको लगता है कोई बच्चा ऐसा है जिसने शिफ्ट दी है और उसको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, तो पोलाइटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। किसी भी अभद्र भाषा का यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जिस भी क्वेश्चन में हमें डाउट लगेगा हम आपको पहले ही बता देंगे। चलिए, जो क्वेश्चन हमें मिले हैं, उस्ताद असद अली खान जी के बारे में पूछा गया था कि वो किससे संबंधित हैं। असद अली खान जी हैं जो हमारे रुद्रवीणा से संबंधित हैं। सीपीओ एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया था। देखो रुद्रवीणा जो है हमारी सबसे पुरानी वाद्य यंत्र में माना जाता है। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन आपका CHSL एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। वहां भी आपका यही पूछा गया कि वो कौन सा यंत्र बजाते थे। ठीक है, इनको ध्रुपद गायन के उसमें जाना जाता था कि ध्रुपद गायक हैं। ठीक है, ये याद रखना, ध्रुपद गायक। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा ध्रुपद गायक या ध्रुपद शैली के गायक हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर, आगे चलते हैं। और एक चीज और लिख लो, इनको 2008 में पद्म भूषण मिला था, ये लिख लो। ये आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। असद अली खान वाला एक जगह और लिख लो, CGL में भी आया है 2023 में। कुछ चीजें और लिखा दे, देखो कुछ पॉइंट्स और लिख लो। आपका घाटा में है ना, ये है TH, ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैं आपको लिखा दे रही हूँ। विनायक राम जी का है। इसके अलावा आपका इसराज होता है, वो आपके प्रतिपादक हैं। ये प्रतिपादकों के नाम मैं लिखा दे रही हूँ, प्रतिपादक। ये आपके वाद्य यंत्र हैं। ये आपका अलाउद्दीन खान जी के द्वारा प्रतिपादित है। और एक और है आपकी वीणा में होती है मोहन वीणा, ये आपकी पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, मोहन भट्ट। चलिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको बता दिए हैं। आपका JEE एग्जाम में भी आया है। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ था बच्चे, वो ये हुआ था कि ध्रुपद के किस शैली का, तो ध्रुपद शैली गाते हैं उसका नाम है खंडार शैली। ध्रुपद गायन जो है ये खंडार शैली की विशेषता है इनकी। क्लियर, चलिए आगे चलते। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मेरे ख्याल से मैंने आपको सब बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। CHSL 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है। और गायक लिखा दें, बताइए तो। एक काम करो, यहाँ पर लिखो। वैसे मैं आपको मेंशन करवा चुकी हूँ, मुझे लगता है सितार वादक में आपके पंडित रविशंकर जी आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पंडित निखिल बनर्जी हो जाएंगे। अनुष्का शंकर जी हो जाएंगे। कुछ बता देते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए। इसके अलावा आपके इमरत खान जी हो जाएंगे। विलायत खान जी। कुछ मैं आपको पहले भी PDF में करवा चुकी हूँ। तबला वादक में जब आप जाएंगे तो आपके पास जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे। जाकिर हुसैन तो फर्स्टली हो जाएंगे, आपको पता ही होगा। इसके अलावा आपके जो फेमस है अल्लाह रखा, अनिंदो चटर्जी, अनुराधा पाल जी, शंकर घोष। और लिखना है, और लिखा देते हैं। लिखाने में तो कोई वो नहीं है। बिस्मिल्लाह खान जी, इनका तो पता ही होगा। S बल्लेश, भास्कर नाथ,
अनंतलाल, राजेंद्र, प्रसन्ना। ठीक है, कुछ लिखा दिए हमने आपको, बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे नहीं तो अपना सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कि टेन्योर था आपका 1951 से 56 की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में हुई। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। बेस्ड किस पे थी? हैरोल्ड टोमर मॉडल था इसका, हैरोल्ड टोमर। ये भी आपका आ चुका है क्वेश्चन और हम ये भी आपको बता चुके हैं। ये था इसका मॉडल। जो इसका लक्ष्य था वो था आपका कृषि विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी सेकेंड वाली, वो किस मॉडल पे आधारित थी? महालनोबिस मॉडल। चलिए आगे चलते हैं। कलामंडलम गोपी जी का संबंध किससे है? ये आपकी कथकली रिलेटेड है। इनका पूरा नाम कलामंडलम गोपी आसन लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर, या कभी कभी नहीं भी मिलेगा। नेक्स्ट, त्रिशूल पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपका केरल में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन लगेगा हम आपको खुद बता देंगे। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है नहीं है तो प्लीज अपनी भाषा का ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से आप हमें कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, जीडी एग्जाम 2023 में एक क्वेश्चन आया था आपका त्रिशूल पूरम वाला, कहाँ का त्योहार है? आपका केरल का त्योहार है। त्रिशूर शहर में आयोजित किया जाता है। इससे रिलेटेड जो आपका पॉइंट है, कहाँ होता है, तो ये भी लिख लो, त्रिशूर के वडक्कूनाथ मंदिर में होता है। और लो, मंदिर में होता है, और डिटेल हमने आपको प्रोवाइड कर दी। चलो आगे चलते हैं। एक बार आपसे क्वेश्चन ये भी आया है कि कौन से वडक्कूनाथन मंदिर में कौन सा त्योहार होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिशूर। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना इन 1927 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। किस लिए हुई थी? देखिए, महिलाओं पर फोकस करने के लिए हुई थी, महिला पे। एक आपका और है, अखिल भारतीय नहीं, एक आपका और है, ये ध्यान रखना, भारतीय महिला। ये दोनों में क्या, ये वाला अखिल भारतीय आया था, एक और है इसके नाम से भारतीय महिला संघ, जिसकी की स्थापना आपकी 1917 में हुई थी। तो ये ध्यान रखना, ये आपका अखिल भारतीय है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बच्चे मद्रास में, और कब? 1917 में, बाई एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो दोनों लोग का ध्यान रखना बच्चे लोग, है गलत नहीं करना है। आगे चलते हैं। और ये हुई किस लिए थी? आपकी महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, ताकि महिलाएं शिक्षित हो सकें। आगे चलते हैं। किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार पर कौन भेज सकता है? देखिए, ये पावर होती है आपके राज्यपाल के पास कि वो किसी भी विधेयक पर स्वयं विचार कर सकता है, या राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए वो भेज सकता है। ये आपकी राज्यपाल के पास में पावर होती है। आगे चलें। चलो, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे नहीं आया था, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से फ्रेम किया। आपका जो क्वेश्चन आया था पेपर में वो ये आया था कि आखिरी तीर्थंकर पूछे गए थे, जो कि है भगवान महावीर जी। हम आपको सारे के सारे तीर्थंकर बता देंगे। टोटल कितने तीर्थंकर हैं? टोटल तीर्थंकर जो है वो आपके 24 हैं। आगे चलते हैं। जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। मैं यहीं पर मेंशन कर रही हूँ, जैन धर्म का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर ऋषभ देव जी हो जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं। एक काम करो, 24 तीर्थंकर लिखना चाहोगे तो मैं लिखा देती हूँ। पहले आपके जो है ऋषभ देव, दूसरे आपके हैं अजितनाथ, तीसरे आपके हैं संभावनानाथ, चौथे कौन से थे? अभिनंदन नाथ, पांचवें, वैसे इतना आएगा नहीं लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ बस। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं आएगा। छठे आपके हैं पद्मन प्रभा, सातवें आपके हो जाएंगे सुपार्श्वनाथ, नेक्स्ट आपके हो जाएंगे चंद्र प्रभा,
फिर आपके हो जाएंगे पुष्पदंत, नेक्स्ट आपके हो जाएंगे शीतलनाथ, नेक्स्ट आपके हो जाएंगे श्रेयांशनाथ, नेक्स्ट होंगे आपके वासुपूज्य। नंबरिंग सही लिखा दे रही हूँ तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। 13th होंगे आपके विमलनाथ, थोड़ा सा साउंड होगा बच्चे, हॉस्टल में थोड़ा सा दिक्कत रहती है ये। नेक्स्ट आपका अनंतनाथ हो गए। 15 में आपका होगा धर्मनाथ, 16 में हो गए आपके शांतिनाथ, 17 में हो जाएंगे कुंथुनाथ, 18 में हो गए अरनाथ। इतने आते नहीं है बट मैं आपको पूरी डिटेल दे ही दे रही हूँ। ये हो जाएगा आपका मल्लीनाथ, और 20 में आपका हो जाएगा मुनि शुभ्रत, 21 हो जाएगा आपका नमीनाथ। ये 22, 23, 24 पूछ लिए जाते हैं। 22 में आपका हो जाएगा नेमिनाथ। 22 भी कम ही आता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है पहला, दूसरा, इसके बाद आपका 23वां पूछ लिया जाता है। 23वें में आ जाएंगे आपके पार्श्वनाथ, और 24वें में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो हो जाता है आपका महावीर। ठीक है, चलो भैया हमने आपको बहुत बड़ा काम कर दिया, आगे चलते हैं। और ये काफ़ी अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम आपको मेंशन नहीं कर रहे। आपको लगभग हर एग्जाम में, आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन मिलेगा। आगे चलते हैं। पंजाब का मुख्य नृत्य कौन सा है? गिद्धा है। जीडी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। 2023 की PDF चेक करना जरा, वहाँ पर गिद्धा हो जाता है हमारा। और एक काम करो, एक दो नृत्य और लिख लो जो आए हैं। तो बागुरुम्बा आपका कहाँ का है? असम का है। लजीम नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। देखिए, जितने हो सकते हैं हम आपको उतना बताने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। कथकली आपका केरल का है। यात्रा आपका उड़ीसा का है, ये भी लिखाना पड़ेगा। कथकली कहाँ का है? केरल का। यात्रा जो है कहाँ का है आपका? उड़ीसा का। एक और लिख लो, मार्च राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और इसके अलावा आपको ये 2023 CD लिख गया, ठीक है। और कुछ डांस फॉर्म है वो आप फिर रेडी कर लेना, क्योंकि हमने आपको प्रोवाइड कर दी PDF। आपसे एक क्वेश्चन बना था यहाँ पर, मुझे ये ईयर कंफर्म नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले बोला, जो मुझे कंफर्म नहीं, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगी। मुझे इसका ये ईयर कंफर्म नहीं मिला है अभी, तो मैं इसलिए इसको फोकस नहीं कर रही हूँ। बोला गया है कि जारी किया गया था आपका मानव विकास सूचकांक SDI के अनुसार, उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? वैसे तो आपका जो श्रीलंका है वो आपका मतलब सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि उसकी जो पोजीशन थी वो 73वीं थी, 73 थी। जो उसका SDI सूचकांक था वो आपका 0.782 था। लेकिन बच्चों ने बोला ऑप्शन में आपके ये 4 दिए गए थे, ये वाला ऑप्शन में नहीं था। जब ऑप्शन में ये 4 दिए गए थे तो आपको इसकी रैंक के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका कौन सा आ जाएगा? 127 वाला आ जाएगा, भूटान। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लेना, आपको ऑप्शन में ये 4 मिले थे। चलिए आगे चलते हैं। सौर मंडल में बाह्य ग्रह कितने हैं हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में मिले थे वो इस तरह से मिले थे, 3, 4 और शायद 7 और 9 या 5 मिला था, इस तरह से कुछ ऑप्शन मिले थे। तो जो बाह्य ग्रह जिनको हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, वो है हमारे 4। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू दी थी वो थी 4। देखो, सौर मंडल में ग्रह कितने? टोटल 8 ग्रह। इनको डिवाइड किया गया आंतरिक में और बाह्य में। बाह्य ग्रह में यानी कि सूर्य से दूर, और आंतरिक मतलब सूर्य के पास। यहाँ पर आपको रखा गया बुध को, शुक्र को, इसके अलावा आपको रखा गया पृथ्वी यानी कि पृथ्वी और मंगल। ये हो गए आपके आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह में आपके जो रखे गए वो रखे गए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर?
तो ये आपके हो गए बाह्य ग्रह में। तो हम 4 ग्रहों को, इनमें से ये 4 ग्रहों को देख सकते हैं बिना उसके आंखों के। बाह्य ग्रह अगर पूछा गया तो भी 4 है, और जिनको हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं वो भी आपके 4 ग्रह हैं। इतना ही डिटेल मुझे इस क्वेश्चन में मिली है कि यहाँ पर आपको केवल नंबर फॉर्म में दिया था कि 3 होते हैं या 5 होते हैं, जो भी है। अनुच्छेद 19 में क्या उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं मिला है आपको, ये वाला पेपर में मिला है कि आपको जो बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति थी वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19A में है। 6 तरह की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। हमने आपको अभी शाम की पहली शिफ्ट में बताया था कि किस तरह की, आपको यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ कौन कौन सी बताई थी। समानता का अधिकार दिया था आपका 14 से 18, बता चुकी हूँ। शिफ्ट 1 में चेक कर लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, शिफ्ट 1 की PDF अपलोड करूंगी, आपको वहां पर मिल जाएगी। समानता का अधिकार आपका 14 से 18 था, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार था 29 से 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार था 32, और पहले संपत्ति का अधिकार था आपका, फिर उसको 44वें संशोधन जो कि 1978 में होता उसके तहत हटा दिया गया था, और 301 के तहत उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। पूरी डिटेल जो है ये वाली फुल डिटेल आपको मिल जाएगी, फुल डिटेल 21 Feb 2025 शिफ्ट 1 की PDF में, ठीक है, 1 की PDF, तो प्लीज इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्टैरो में आपका आया हुआ था ये 2017 में, अगर ये आया था तो कृषि विकास हमारा मेन इसका ऑब्जेक्ट था। कृषि विकास पहले भी हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो GT 2023 में भी आपका सेम क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। इसके अलावा आपका 2023 का ही हुआ था, 22 में कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने अगर आए आपको लग रहा है जो है उस पर आप मार्क कर दीजिए। किसी क्वेश्चन में डाउट है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज हम रिक्वेस्ट करेंगे अच्छी खासी लैंग्वेज में, किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर देना कि ये क्वेश्चन नहीं था। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आपका MTS एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आपका GT 2025 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। संतूर वादक है, पहले भी बताया था। इसके अलावा इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। आगे चलते हैं। इनका जो स्टेट है वो हो जाएगा इनका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था MTS में 2022 में आया था, ठीक है, मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया है, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था पेपर में, जो था ये था। ये वाला अगर कराया किसी ने तो ये वाला नहीं आया था, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है कि यहाँ पर जो आयोजन था वो कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। जो आपसे क्वेश्चन बना है वो ये वाला आया है। इसके अलावा एक और चीज लिखो, शिव कुमार शर्मा वाला आपका CHSL में भी आया है 2022 में। चलिए, एक आपको क्वेश्चन ये अपने मुँह मिला है 2011 के अनुसार किस राज्य में तीव्र गति से गरीबी में गिरावट आई है। यहाँ पर मुझे ऑप्शन कंफर्म नहीं है, ऑप्शन नॉट कंफर्म, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करा रही हूँ, अदरवाइज आप बोलेंगे कि गलत करा दिया। तो यहाँ पर अगर किसी को ऑप्शन याद है तो बताइएगा, इस क्वेश्चन को वेरीफाई कीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो। यहाँ पर हम अभी आपको आंसर नहीं करा रहे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में वायुसेना के अध्यक्ष एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और डाउट में हमें मिला है, वो भी हम आपको भी शेयर करते हैं देख के। विश्व में मीठे पानी का प्रतिशत कितना है, 2.5% है। CPO में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ भी परसेंटेज ही पूछा गया था आपका, कितना पानी का परसेंट है। एक चीज और लिखो यहाँ पर, अगर आपसे खारे पानी का परसेंट पूछता तो कितना हो जाता, 97.50 मीठे पानी का हो गया। और आपका CPO 2024 में एक क्वेश्चन और बना था, ये भी देख लो। पृथ्वी के पानी का कितना प्रतिशत महासागर से है, तो आंसर हो जाएगा आपका 97%। ये आपका CPO में क्वेश्चन एज इट इज बना था। आगे चलते हैं। अबुल हसन रजा मियाँ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सरोद वादक है। एक क्वेश्चन आपको जिम्नास्टिक से रिलेटेड मिला है, अब इसका वर्ड पूछा गया है कि गेम से रिलेटेड है कि जिम्नास्ट से, इस तरह से अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है।
एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अगर ये आया है तो जीडी एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, जिसका कि आपका एम क्या था, अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों का प्रोत्साहन करना। 2023 में आपसे आया और रिवॉल्यूशन हम आपको पहले ही करवा चुके हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अब ये देखो, जिम्नास्ट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, एक बार हम आपको शेयर कर देते हैं, शायद आप में से किसी को कुछ याद आ जाए। एक और हमें यहाँ पर मिले हैं क्वेश्चन, इसमें हमें थोड़ा डाउट है ये वाला था या अब जो हम बता रहे हैं वो था। एक आपका मिला है विवेक राम चौधरी जी से रिलेटेड, कुछ विवेक राम चौधरी जी से रिलेटेड। अब हमें पता नहीं है अभी ये क्वेश्चन ये वाला था या ये वाला था। अगर विवेक राम चौधरी जी से मिला है भैया जी, तो ये 27वें वायुसेना अध्यक्ष रहे हैं। तो एक बार इसको भी वेरीफाई कर देना, अगर नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर देना। अब एक काम और करो, जिम्नास्ट से हमें टॉपिक तो मिला है, एक काम करो, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर किसी को याद हो कि ये आया था तो बताया। इसमें आपके जो वर्ड्स मिले थे, वर्ड्स एक बार देख लो। बैकवर्ड रोल, जो इसकी वोकैब रहती है, जैसे कि हम आपको कोई वर्ड दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये वर्ड जो है आपका किस गेम से रिलेटेड है, इस तरह का मिला है। तो अगर आपके ये वर्ड्स मिले हैं तो भी बताना। फॉरवर्ड रोल और बैलेंस, इन तीनों में से कोई मिला होगा। और एक क्वेश्चन जो हमें मिला है तो उसमें सलाखों की लंबाई पूछी गई थी कितनी होती है, तो वो तो नहीं आया है आपका। या तो आपके उपकरण पूछ लिए गए होंगे कि कौन से उपकरण है, और एक वर्ड और हमें मिला था कि प्रोटोनोवा किस खेल का एक प्रकार है, तो ये आपका जिम्नास्ट का प्रकार है। इतने क्वेश्चन हमें मिले हैं जिम्नास्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप कंफर्म करें भैया, देखिए जो क्वेश्चन आप प्रोवाइड करेंगे हम आपको वही बता सकते हैं ना, क्योंकि पेपर आप दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप उसको पोलाइटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हम एक बार फिर से देखेंगे। या अगर हमें कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पता चलते हैं बच्चों के थ्रू, तो हम उसको पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, या हम उसको टेलीग्राम पे अलग से शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, जितना हमें अपनी तरफ से कंफर्मेशन हो पाया हमने आपको पूरी कोशिश की सही कराने के लिए। कंबाइंड शिफ्ट की वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी आज के तीनों शिफ्ट की। इसके अलावा जिन बच्चों का एग्जाम 25 तारीख को है उनको मैं बताऊंगी, मैं आपको 4 फरवरी से लेके आज तक का 21 फरवरी तक का पूरी कंबाइंड वीडियो आपको कल इवनिंग में अपलोड कर दूंगी, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी कंबाइन करके। पीडीएफ भी आपकी 4 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, चलिए, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपको कल शाम तक सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा। 25 वाले अपनी तैयारी करो, फिर मिलते हैं।